Hello, good morning. Welcome to this video lecture, and which is about power sharing. Okay, let us recall the topic which we have discussed in previous video lecture. तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक सबके साथ डिस्कस किए थे उसमें पहला था व्हाट इज़ पावर शेयरिंग, और केस स्टडीज़ पढ़ी थी हमने श्रीलंकन और बेल्जियम, ठीक। और उसमें हमने आपको एथनिक कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बताया था, बेल्जियम में भी और श्रीलंका में, ठीक है। तो आपको वो सब आपने रिकॉल किया होगा, रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा। और इसी के साथ मैंने आपको जो एथनिक कंपोजिशन है वो एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ। एथनिक कंपोजिशन जो था श्रीलंका का, पहले एथनिक कंपोजिशन देख लीजिए। 74% सिन्हालास थे, ठीक है, और 18% तामिल्स। 18% में 13% जो हैं वो क्या थे आपके श्रीलंकन तामिल्स, 5% जो हैं वो इंडियन तामिल्स थे, ठीक है। और इस तरह से आपको मैं बता दूं कि श्रीलंका में नॉर्थर्न प्रोविंस में जो है तामिल्स का मेजॉरिटी थी, जबकि सेंट्रल श्रीलंका में जो है वो सिन्हालास की मेजॉरिटी थी, ठीक है। इसी तरह से बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग पीपल थे, 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, ये एज ए होल इन कंट्री। अब ब्रुसल्स में जो है वो 80% फ्रेंच पीपल थे और 20% डच स्पीकिंग पीपल, ठीक। इसको मैंने इसलिए रिवाइज़ किया, इसको दोबारा से आपको इसलिए बताया क्योंकि इसके बगैर जो है आपको ये जो टॉपिक्स हैं आज के ये समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको ये जो एथनिक कंपोजिशन है इसको याद रखना, क्योंकि इसी बेस पर हमारा जो अगला है टॉपिक, जैसे अफेक्ट्स ऑन तमिल्स है, स्टेप टेकन बाय द तमिल्स है, ठीक है। इसके आगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम है, वो हम जो आपको जब डिस्कस करेंगे तो इसमें आपको ये एथनिक कंपोजिशन काम करेगा, ठीक है। आपको इसको समझने में आसानी होगी, ठीक। तो इसमें सबसे पहले है, इसके बाद मैंने आपको बताया था एक्ट ऑफ 1956, जिसमें सिन्हालास ने जो है वो अपनी मेजॉरिटी को जो है वो डोमिनेट किया, है ना। और क्या क्या स्टेप्स लिए थे, स्टेप्स क्या क्या लिए थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट करने के बाद जो पॉलिसीज़ थी वो प्रेफरेंशियल थी टुवर्ड सिन्हालास, ठीक। जितने जॉब्स थे, यूनिवर्सिटी पोस्ट थी, उसमें सिन्हालास को प्रेफरेंस दिया गया, ठीक। सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर किया गया, तमिल को इग्नोर करके, ठीक है। और इसी तरह से और अदर में जो स्टेप्स उन्होंने लिए थे, ठीक। तो उससे तमिल्स पर क्या अफेक्ट पड़ा, क्योंकि देखो सरकार जो भी काम करती है, कि सरकार जो भी डिसीजन लेती है उसका असर पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर सिन्हाला गवर्नमेंट थी, सिन्हाला मेजॉरिटी में थी, इसलिए जो सिन्हाला ने क्या किया, एक तो तमिल्स को उनकी लैंग्वेज जो है उसको इग्नोर कर दिया। दूसरा, टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी इतनी हार्ड थी कि सिन्हालास को जो है वो सिटीजनशिप के लिए भी डिनाई करना पड़ता था, यानी सिटीजनशिप नहीं मिलती थी, ठीक। तो इन सब का असर क्या हुआ, तमिल्स पर हुआ। सबसे पहली चीज़, फेल्ट एलियनेटेड, अलग थलग महसूस करना, ठीक है, अलग थलग अपने को महसूस करना। तो तमिल्स ने अपने को एलियनेटेड फील किया, यानी कि उन्होंने ऐसा फील किया कि हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, ठीक है, हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, ठीक, या हमारी कोई परवाह नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि तमिल जोन ने अपने को अलग थलग महसूस किया या अपने को इग्नोर्ड महसूस किया,
दूसरा, नो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। जब उनकी तमिल लैंग्वेज को इग्नोर किया गया, ठीक, तो उन्होंने ये महसूस किया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका या उन्हें उनके लैंग्वेज यानी तमिल लैंग्वेज से उनका जो कल्चर है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक, या उन पे क्या असर पड़ रहा है, क्या उन्हें परेशानी है, क्या सुख है या दुख है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। सेंसिटिव माने किसी के दुख को और दर्द को महसूस करना सेंसिटिव कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ पर थी, उन्होंने तमिल्स ने महसूस किया कि उन्हें उनके लैंग्वेज और कल्चर से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, क्या बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई बार अमेंडमेंट किए गए, ठीक है, और अमेंडमेंट करने की वजह से सिनलास को जो है वो प्रिफर किया गया, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमिल्स ने ये महसूस किया या उन्हें ये लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहे, ठीक है। जैसे एक्ट ऑफ 1956 में आपने देखा होगा कि जो पोजीशंस थी, जो एप्लीकेंट्स थे, उसमें प्रेफरेंस दी जा रही थी किसे, सिन्हलास को, ठीक, सिन्हलास जो हैं उनको प्रेफरेंस दी जा रही थी। तो इस तरह से पॉलिटिकल राइट्स इक्वल कहाँ हुए, इक्वल राइट्स तो नहीं हुए ना, क्योंकि देखो तमिल्स भी वहीं के सिटीजन्स हैं और सिन्हलास जो हैं वो भी वहीं के सिटीजन्स हैं, है ना, दोनों वहीं के सिटीजन्स हैं, इसलिए वहाँ पर उनको जितने भी राइट्स हैं वो इक्वली मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा और जितना मैंने डिस्कस किया आपके साथ, वहाँ पर आपने फील किया होगा, एक कंक्लूज़न निकाला होगा कि दोनों को इक्वली जो है ट्रीट नहीं किया जा रहा, ठीक है। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, तमिल्स ने ये सोचा कि उनका जो इंटरेस्ट है उनको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें एक प्रोविज़न किया गया कि गवर्नमेंट जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसको बढ़ावा देगी, राइट, समझ में आ गया ना। इसलिए उन्होंने महसूस किया कि हमारी तमिल कल्चर को, हमारी तमिल लैंग्वेज को इग्नोर किया जा रहा है और हर कदम पर उनको डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ रहा है। डिस्क्रिमिनेशन माने पार्शियलिटी, ठीक। फिफ्थ है, द रिलेशन बिटवीन सिन्हला एंड तमिल कंटिन्यूज स्ट्रेंड ओवर टाइम। और इस कंडीशन में सिन्हला और तमिल्स के बीच के जो रिलेशंस थे वो क्या हो गए, टेंस्ड हो गए, तनावपूर्ण हो गए या अच्छे नहीं रह गए, ठीक। तो जब तमिल्स ने ये महसूस किया तब उन्होंने इसके लिए कदम भी उठाए। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको प्रॉब्लम दूर करने के लिए आप क्या करते हैं, तरीके करते हैं, है ना, ताकि प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो इसमें सबसे पहला क्या हुआ, तमिल्स ने पार्टीज़ बनाई, ठीक। उस पार्टीज़ के थ्रू जो है वो अपना पक्ष जो थे या अपना पार्ट जो है वो रख रहे थे और तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब हुआ कि तमिल्स ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसके थ्रू तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज को के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करने के लिए स्ट्रगल शुरू कर दिया, ठीक। अब जो स्ट्रगल शुरू ही हो गया तो उन्होंने दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या रखा, जो रीजनल ऑटोनॉमी है, रीजनल ऑटोनॉमी माने उस रीजन को पावर्स देना, ठीक। जैसे आपके इंडिया है, हर स्टेट को अपनी अपनी पावर्स है ना, तो ये क्या करती हैं, स्टेट की ऑटोनॉमी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल दी जाए,
एजुकेशन और जॉब्स को सिक्योर करने का राइट तमिल्स को भी मिले। ठीक, तो इसके लिए भी उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट उन्होंने क्या किया कि जो तमिल इलम है वो सेपरेट कर दिया था, इसकी उन्होंने डिमांड रखी। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो सिन्हलीज थे, सिन्हली गवर्नमेंट ने उनकी सारी डिमांड्स को डिनाई कर दिया, मना कर दिया। ठीक, जितनी भी डिमांड थी। क्या डिमांड थी? तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज करना, रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन और जॉब्स को सिक्योर करना, ये सारी डिमांड्स उनकी जो है मना कर दी गई, डिनाई कर दी गई या रिजेक्ट कर दी गई। इसका रिजल्ट क्या हुआ, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में यानी तमिल और सिन्हलीज के बीच में डिस्ट्रस्ट, विश्वास खत्म हो गया और वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, पूरे देश में फैल गया। यानी कि दोनों के जो सोचने विचारने के ढंग थे वो अलग थे ही थे। ठीक है, क्या क्या थे? सिन्हलाज जो थे वो मेजोरिटेरियनिज्म का फ़ायदा उठा रहे थे और जो तमिल्स थे वो एलियनेटेड फील कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे। ठीक, तो इस तरह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा फैल गया और इसका रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वॉर जो है वो शुरू हो गया। सिविल वॉर का मतलब होता है क्या होता है? सिविल वॉर का मतलब होता है जब देश के ही नागरिक या देश के ही लोग आपस में लड़ने लगें या युद्ध करने लगें तो उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। ठीक, तो श्रीलंका में जो है वो सिविल वॉर शुरू हो गया और जो तमिल और सिन्हलीज थे वो आपस में युद्ध करने लगे। ठीक, मैनी फैमिलीज बिकेम एज रिफ्यूजीज। अब युद्ध का रिजल्ट अच्छा तो होता नहीं है ना, तो बहुत सी फैमिलीज़ को रिफ्यूजी बनना पड़ा या टू टेक शेल्टर अदर प्लेसेस, दूसरी जगह उनको जाना पड़ा। ठीक, सिविल वॉर कॉज्ड ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। ठीक, अभी आप इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ोगे, उसमें बताया गया कि श्रीलंका का जो स्ट्रक्चर है या जो कहना चाहिए कि जितना भी उसका जो डेवलपमेंट है वो सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जब सिविल वॉर शुरू हो गई तब सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट था कंट्री का उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि अगर वॉर हो तो वॉर की वजह से जो है सबसे पहले सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इस तरह से श्रीलंका का इसमें काफ़ी नुकसान हुआ और सभी का नुकसान हुआ, है ना। जब देश में कुछ भी होता है तो नुकसान सभी का होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे श्रीलंका ने क्या किया, एकोमोडेशन नहीं किया, है ना। श्रीलंका ने एकोमोडेशन बिल्कुल नहीं किया। अब बेल्जियम ने उसी को कैसे पावर शेयर किया इसको आप देख लीजिए। बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स यानी 4 बार जो है 1970 से 1993 के बीच में अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, इस अमेंडमेंट का रिजल्ट क्या हुआ, नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट में ये तय किया गया कि मिनिस्टर्स के जो नंबर है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, उसमें क्या होगा, आपकी मेजॉरिटी माइनॉरिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, अगर मेजॉरिटी है तो भी मिनिस्टर एक ही होगा और माइनॉरिटी है तो भी एक होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो कम्युनिटी, जो लैंग्वेज स्पोकन पीपल की मेजॉरिटी सेंट्रल में थी या कैपिटल में थी वो बाहर माइनॉरिटी में थे। इस बात को आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है क्योंकि अभी यह आगे कोरिलेट होगा। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ये डिसाइड किया गया। ठीक, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो उनमें से कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। तय किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर्स होंगी। ठीक है, ये टॉपिक जो हम पावर शेयरिंग जो
ये पावर शेयरिंग है, इसको हम फेडरलिज्म में आपको दोबारा से कोरिलेट करेंगे, तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि उस समय मैं आपको इसे रिकॉल करवाऊँगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, ताकि स्टेट गवर्नमेंट ये ना समझें कि हमें कोई भी पावर नहीं दी गई है। ठीक, तो बेल्जियम में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंट्री का तो हिस्सा है, लेकिन क्या है, उसकी पावर्स अलग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, थर्ड जो है एकोमोडेशन उन्होंने की कि ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी। ठीक, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, है ना। तो ब्रुसेल्स कैपिटल है, बता चुके हैं आपको। ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जिसमें बोथ कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि डच स्पोकन कम्युनिटी और फ्रेंच स्पोकन कम्युनिटी जो है उनके इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट में होंगे। ठीक, यहाँ पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैं आपको क्लियर ये कर दूँ कि उन्होंने क्या किया कि डच वाले बोले भाई ठीक है, कुछ आपने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है तो हम कुछ आपके लिए सेक्रीफाइस करेंगे, है ना। इस तरह से दोनों में एक तरह से एकोमोडेशन हो गया, दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया, दोनों ने एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर लिया। ठीक है, इसके अलावा देयर इज़ ऑल्सो ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट भी बनेगी जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एजुकेशन, कल्चर और रिलीजन, एजुकेशन, कल्चर और रिलीजन, ये तीन चीज़ों के बारे में उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखो किसी भी देश में अगर कहीं भी कोई बात बिगड़ती है या कोई परेशानी आती है तो किस लिए आती है, रिलीजन। ठीक है ना, रिलीजन और कल्चर और एजुकेशन, है ना, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो इसलिए कम्युनिटी गवर्नमेंट को उन्होंने बता दिया इसमें इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रखती है। ठीक है ना, और इस तरह से किसी को कोई शिकायत नहीं होती, है ना, क्योंकि अगर मेजॉरिटी वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो उनके फेवर में डिसीजन होने लगेगा, माइनॉरिटी वाले जो हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए जो है कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट रखी जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिसका जो जुरिस्डिक्शन था वो क्या था, एजुकेशन, कल्चर और रिलीजन के बारे में डिसीजन लेना। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया, बेल्जियम जैसे इंडिया में रहने वाले लोग इंडियंस कहलाते हैं ना, तो इसी तरह से बेल्जियम में रहने वाले लोग बेल्जियंस कहलाते हैं। तो बेल्जियंस ने ये फील किया कि कंट्री की यूनिटी जो है वो तभी रहेगी जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ और रीजन्स की जो इंटरेस्ट है उसको समझा जाए और उसकी रेस्पेक्ट की जाए, है ना। तो देखो श्रीलंका में ऐसा नहीं किया उन्होंने, श्रीलंका में कहाँ किया, सिन्हलाज अपने उसमें रहे और तमिल्स की उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी, इसलिए उनके दोनों के बीच में जो है वो टेंस हो गई सिचुएशन। लेकिन बेल्जियम में देखिए कितने आराम से उन्होंने जो है आपस में एकोमोडेट किया और सारी प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व कर दी थी। यहाँ पर एक है यूरोपियन यूनियन, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है ना, तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिला कर के एक यूनियन बनाई जिसको यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। तो उसका हेडक्वार्टर उन्होंने ब्रुसेल्स में रखा। क्यों रखा, क्योंकि ब्रुसेल्स उन्होंने वहाँ पर सेफ और सिक्योर प्लेस उन्हें लगा, कि उन्होंने सोचा कि देखो भाई उन्होंने देखो इतनी जो प्रॉब्लम्स हैं कितनी आसानी से सॉल्व कर दी, है ना, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। ठीक, अब कंक्लूज़न में श्रीलंका ने सेफ्टी ऑफ द कंट्री और यूनिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी। अंडरमाइन द यूनिटी एंड सेफ्टी ऑफ द कंट्री, अंडरमाइन का मतलब होता है नॉट टू गिव इम्पोर्टेंस टू द यूनिटी एंड सेफ्टी ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पर क्या हुआ
पावर शेयरिंग ठीक से नहीं की गई और उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने था, सिविल वॉर हुई, बहुत नुकसान हुआ देश को। बेल्जियम में फीलिंग्स जो हैं एक दूसरे की उन्होंने रेस्पेक्ट की, इंटरेस्ट को ध्यान में रखा, है ना, और इसलिए पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट जो हैं वो ऐसे रखे गए जो दोनों को कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल हों। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूज़न हुआ। अब कह सकते हैं कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग अच्छी तरह से नहीं की गई, उसका रिज़ल्ट ख़राब हुआ। बेल्जियम में पावर शेयरिंग को एकोमोडेट अच्छी तरह से किया गया, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, बेल्जियम जो है वो एक अच्छा देश जो है हुआ और वहाँ पर डेवलपमेंट और इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा अच्छी हुई। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे ऑल ऑफ यू, एंड इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल discuss about the need of power sharing, why the power sharing is required, why the power sharing must be there, and after that different forms of power sharing. Okay, and last of the chapter we will discuss the possible questions and how to write the answer of those questions. Okay.